बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि अब संडे को भी आना होगा ऑफिस। के पाठक के नए फरमान से मचा हड़कंप। आप कितना कैश घर में रख सकते हैं, क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बलि प्रथा पर रोक पर छिड़ी जंग, आपस में भिड़े श्यामा माई मंदिर परिसर के समर्थक और विरोधी। सीएम नीतीश कुमार पर हो कानूनी कार्रवाई, बोले गिरिराज सिंह, सर्वदलीय बैठक करके जल्द खत्म हो शराबबंदी कानून। तेजस्वी यादव फिर जा रहे हैं विदेश, कोर्ट से मांगी ऑस्ट्रेलिया यात्रा की इजाजत, 22 दिसंबर को सुनवाई। 206 सीट जीतने वाली जनता ने नीतीश कुमार को 43 सीटों पर क्यों समेट दिया, प्रशांत किशोर का बड़ा सवाल। नए साल की तैयारी में बिहार के शराब माफिया, पेट्रोल टैंकर के बाद अब गिट्टी में छिपा करके ला रहे हैं शराब। राम मंदिर के दर्शन के लिए बिहार से हर रोज खुलेगी 100 से ज्यादा ट्रेनें, 2000 करोड़ का होगा खर्च। बिहार में बुलेट ट्रेन की राह आसान नहीं, इन जिलों के लोगों को जमीन जाने का है डर। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन किया जारी, नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। माया मिली ना राम, पलटी मार फिर खाली हाथ, नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी ने फोड़ा सियासी बम। बिहार में 4% महंगा होगा बिजली बिल, रेट बढ़ाने की याचिका विनियामक आयोग ने में मंजूर। इंडी अलायंस की बैठक में सीट शेयरिंग का बना फॉर्मूला, बिहार में आसान नहीं होगा महागठबंधन की राह। बिहार में नियम तोड़ा तो खैर नहीं, हाईवे पर 4D रडार कैमरे से होगी निगरानी, जाने खासियत। चाय वाले ने रची थी शिक्षा विभाग के अफसर को अगवा करने की साजिश, सारण पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 16 साल की उम्र में बिहार के लाल का कमाल, वेस्ट मटेरियल से बनाया डेंगू टेस्ट डिवाइस, सेकंडों में देगा रिजल्ट। बिहार की जल जीवन हरियाली योजना पर 24,000 करोड़ खर्च, लेकिन नतीजा सिफर। अगर आपने भी कर रखी है 12वीं तो फिर आप करें इस नौकरी के लिए फ्री में आवेदन, ऐसे होगा सिलेक्शन। देश में 60% आधार कार्ड हो सकते हैं लॉक, कहीं इसमें आपका भी तो नहीं है नाम। पटना की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित, इन 6 जगहों पर वायु की गुणवत्ता सबसे खराब। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी खेमे में टूट की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा था कि बैठक में पीएम पद के लिए नाम का चुनाव होगा, जब संयोजक पद के लिए भी नाम तय होना था, लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा गया। इंडिया बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जब उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि माया मिली ना राम, पलटी मार फिर खाली हाथ रह गए। सुशील मोदी ने कहा है कि पलटी मार नीतीश कुमार फिर से खाली हाथ रह गए, उन्हें माया मिली ना राम, पीएम पद तो दूर संयोजक बनाने के लिए भी इंडी गठबंधन राजी नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनाने का सपना लेकर के 2022 में दूसरी बार भाजपा से नाता तोड़ा था, जब पटना में अपने पक्ष में पोस्टर लगवा करके बड़ी उम्मीद से गठबंधन की दिल्ली बैठक में गए थे, लेकिन किसी ने संयोजक पद के लिए भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो बहुत दूर की बात है, जब पार्टी में भगदड़ मच सकती है। जी हाँ, ममता बनर्जी और फिर केजरीवाल ने संयोजक पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, इसे स्वीकार नहीं किया गया। ममता और केजरीवाल के रुख से साफ है कि गठबंधन के दो बड़े दल नीतीश कुमार को नेतृत्व सौंपने के विरोध हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की चौथी बैठक में भी कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर पाई है।
दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकजुटता को लेकर के दिल्ली में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण दिया। जब डीएमके के कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू ने नीतीश कुमार के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन की मांग की। जहां इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक का आयोजन दिल्ली के अशोक होटल में किया गया था। जहां इस दौरान नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो फिर उन्होंने अपनी बात हिंदी में कहनी शुरू कर दी। जहां उनके भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमके पार्टी के नेता टी.आर. बालू नीतीश कुमार की बात समझ में असमर्थ दिखे। जहां बालू ने दूसरी तरफ बैठे आरजेडी सांसद मनोज झा को इशारा करते हुए पूछा कि क्या वे नीतीश कुमार के भाषण का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। टी.आर. बालू ने जैसे ही मनोज झा से नीतीश कुमार का भाषण हिंदी में अनुवाद करने की अपील की तो मनोज झा ने नीतीश कुमार से इसकी अनुमति मांगी। जब बिहार के मुख्यमंत्री इस बात पर भड़क गए, उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। नीतीश कुमार के इतना कहने पर मोर्चा संभालते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार के मनोज झा को अनुवाद करने से मना करने पर चर्चा वहीं खत्म हो गई। दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। जी आपको बता दूं कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। ये पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। हाल ही में केरल में कोरोना का JN.1 स्ट्रेन पाया गया है। जब भारत के केरल में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जब भारत के साथ साथ चीन और अमेरिका में भी इस वेरिएंट का संक्रमण मिला है। चिंता की बात यह है कि केरल में अभी कोविड-19 की 1324 एक्टिव केस हैं, जहां 78 साल की बुजुर्ग महिला के RT-PCR पॉजिटिव सैंपल में ये वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मिलने के बाद सरकारें हरकत में आ गई है और फिर केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बाद बिहार सरकार ने राज्य में बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है। जब स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां करने को कहा है। जब लोगों को डरने या फिर घबराने के बजाय सतर्क रहने और फिर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने मंगलवार की देर शाम विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव को लेकर के भी की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की है। दोस्तों बिहार में 4% बिजली महंगा होने जा रहा है। जब रेट बढ़ाने की याचिका विनियामक आयोग में मंजूर हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। बिजली दर बढ़ाने की याचिका बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी कर ली है। आयोग के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और फिर परशुराम सिंह यादव ने मंगलवार को बिजली कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। जब बिजली कंपनी ने आगामी 1 अप्रैल 2024 से दरों में 4.38% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जहां आयोग ने कंपनी को 25 दिसंबर तक बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने को कहा है। याचिका पर 15 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। जहां आम लोग विनियामक आयोग के कार्यालय आकर के या फिर ईमेल या रजिस्टर्ड डाक से सुझाव दे सकते हैं। 29 जनवरी से इस मामले की जन सुनवाई होगी। जहां उत्तर बिहार के 2 शहर मोतिहारी एवं पूर्णिया, जबकि दक्षिण बिहार में बिहार शरीफ एवं सासाराम में जन सुनवाई होगी। 1 फरवरी को ट्रांसमिशन कंपनी, 2 फरवरी को नॉर्थ एवं साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर पटना में सुनवाई होगी। मार्च के तीसरे सप्ताह तक फैसला आएगा, जहां नई दर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि अगर बिजली कंपनी की याचिका के अनुसार बिहार में बिजली बिल महंगा होता है तो भी ग्राहकों को राहत मिल सकती है। जी हां, दरअसल सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय अपने ऊपर ले सकती है। इससे आमजन को महंगाई का झटका नहीं लगेगा। दोस्तों बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार लाख प्रयास कर ले, कितनी ही नीतियां बना ले, लेकिन लगता है कि सरकारी शिक्षक सरकार की नीतियों को कारगर नहीं होने देने का मन बनाए हुए हैं। जिसकी बानगी मंगलवार को बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड के मुख्यालय में स्थित उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय मियाँ मट्टी मांझी में देखने को मिली। जब बताया जा रहा है कि यहाँ विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका तसरून नाजरीन 11 बजे विद्यालय पहुंची। शिक्षिका की रोजाना देरी से स्कूल पहुंचने पर मंगलवार को मांझी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के पार्षद सहित कुछ नगरवासी स्कूल पहुंच गए एवं शिक्षिका से स्कूल लेट आने का कारण जानना चाहा।
इसके बाद शिक्षिका ने दबंगई दिखाते हुए वार्ड पार्षद सहित नगरवासियों से गाली गलौज करते हुए वार्ड पार्षद को थप्पड़ दिखा दिया। इस संबंध में नगरवासियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका तसरूर नाजरीन दबंगई दिखाते हुए रोजाना लेट स्कूल आती है। यह शिकायत करने पर दबंगई दिखाते हुए कहती है कि ये स्कूल हमारी जमीन पर बना है। यह शिकायत करने पर शिक्षिका के पति नगरवासी एवं जनप्रतिनिधियों पर झूठा मुकदमा करने की धमकी देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एवं मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांझी की बेटी संतोष सुमन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार भी इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाना उनकी असल राजनीतिक हैसियत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अब राजनीतिक संन्यास का सही समय आ गया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की तरह राजनीति में भी खेलते हुए संन्यास ले लेने पर थोड़ी इज्जत बची रह जाती है, जब वरना खराब परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी को टीम से बाहर तो किया ही जाता है, इसके साथ ही संन्यास का भी अवसर नहीं मिलता। जब पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में अभी कोई विकल्प नहीं है। जब विपक्षी पार्टियों का 280 दलों से भी गठबंधन हो जाएगा तो इससे एनडीए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और फिर एनडीए का सीधा जनता से गठबंधन है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में कांग्रेस को ही फंसा दिया है। गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं निकलने पाने वाली कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए जाने के माया जाल में फंस करके कुछ कांग्रेसी राहुल गांधी के आगे पीछे दिख रहे थे। अब जब उनको प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बनाया गया तो फिर मुट्ठी भर दिखने वाली कांग्रेस भी अब इनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र हमेशा सत्ता का रहा है। दोस्तों, किसानों को सरल भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधा पहुंचाने और फिर खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने मंगलवार को माइक्रोसेव कंसल्टेंसी से समझौता किया है, जहां अब एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान कृषि एवं संबंधित विभागों की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसी नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करके राज्य के किसानों को और बेहतर कृषि संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएगी। कंसल्टेंसी एजेंसी से समझौता के मौके पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, विभाग के सचिव संजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की शनिवार को बैठक हुई। यह बैठक में पीएम उम्मीदवार का नाम आया है, जहां इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव में दिया गया है। अब ऐसे में यह तय हुआ है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। जहां इस तरह बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का मंथन शुरू हो गया है। कहां, कैसे, कौन दावेदारी कर सकता है, इसे परमंडलवार लोकसभा सीटों के विश्लेषण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के सड़कों पर चल रहे हैं और नियम तोड़ते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार के सड़कों पर 4D रडार कैमरे लगाए गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी कि एनएच पर प्रभावी यातायात निगरानी के लिए नई 4D इमेजिंग रडार आधारित गति उल्लंघन पहचान प्रणाली शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। जहां इस प्रणाली में 4D रडार और नंबर प्लेट पढ़ने और फिर साक्ष्य कैप्चर करने के लिए एक लेन वीडियो कैमरा शामिल है। जहां अगर आप ट्रैफिक नियमों को लेकर के लापरवाही बरतते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। जब बिहार पुलिस यातायात के अपर महानिदेशक एडीजी सुधांशु कुमार ने मंगलवार को कहा है कि फरवरी 2024 से राज्य में यानी कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की निगरानी के लिए यातायात पुलिस नई 4D इमेजिंग रडार आधारित नई उल्लंघन पहचान प्रणाली के साथ काम करना शुरू कर देगी। इस प्रणाली का संचालन सरल है यानी कि आसान है। यातायात पुलिस के वाहन के शीर्ष पर स्थापित ये प्रणाली कई लेन को कवर कर सकती है। गति को रडार द्वारा मापा जाता है, जबकि लेन वीडियो कैमरा उल्लंघन करने वालों वाहन की नंबर प्लेट को स्वचालित करके रिकॉर्ड कर लेंगे। सुधांशु कुमार ने कहा कि यह प्रणाली बेहद सटीक है। ये वीडियो आधारित प्रणाली के विपरीत वाहन की गति का तुरंत अनुमान लगा सकती है और फिर इससे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में काफ़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शाहनवाज हुसैन ने मुलाकात की है। जी हां, आपको बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री से भागलपुर के अलीगंज में बनकर के तैयार सीपेट के
CSTS सेंटर के सत्र को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का आग्रह किया है। जैसे सैयद शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मिलकर के आग्रह किया है कि वे खुद आकर के भागलपुर और बिहार के बेगूसराय को भागलपुर में सीपेट सेंटर की सौगात दें। हाजीपुर और बिहेटा के बाद सीपेट का तीसरा सेंटर भागलपुर में बनकर के तैयार हुआ है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भागलपुर में सीपेट सेंटर का कार्य मोदी की गारंटी की तरह तेज गति से और फिर समय से पूर्ण हुआ है। जब उन्होंने कहा है कि केंद्र और फिर राज्य के सहयोग से बन रहे इस संस्थान के चालू होने से भागलपुर के युवाओं और फिर स्थानीय लोगों के साथ आसपास के कई जिलों के छात्र युवाओं को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, बाजार में अब सिर्फ गोरा ही नहीं बल्कि उसका भाई काला आलू भी आ गया है। बाजार में आप गोरे आलू को खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, भाजी बनाते हैं, आलू का सब्जी बनाते हैं, लेकिन अब गोरे आलू का काला भाई भी आ गया है, यानी कि बाजार से अब काला आलू को भी खरीद सकते हैं। भारत में इसकी खेती होने लगी है। जहाँ काला आलू अपना जादू दिखा रहा है, इसके जादू से किसान का चेहरा भी खिल उठा है। जहां गया के एक किसान आशीष कुमार सिंह ने 14 किलो बीज के साथ इसकी खेती शुरू कर दी थी, जिसकी पहले की फसल अब आ गई है। जब किसान आशीष ने टिकारी प्रखंड की गुलडिया चक गांव में ब्लैक पोटैटो की खेती की है। उसने बीज लगाया और 120 दिन बाद फसल तैयार हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 14 किलो बीज के साथ खेती की गई थी, जिसमें तकरीबन 120 किलो आलू का उत्पादन हुआ है। आमतौर पर काला आलू की खेती अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र पंडीज शहर में होती है, लेकिन इसकी खेती इस बार बिहार के गया में भी ट्रायल के तौर पर की गई है। आपको बता दूं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए साधारण यानी कि गोरे आलू, सफ़ेद आलू नुकसानदायक होता है, लेकिन काला आलू उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस आलू में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। यह हार्ट, लिवर और फेफड़े के लिए फ़ायदेमंद है। एनीमिया मरीजों के लिए भी ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। काला आलू में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिस कारण बाजारों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। जहां फसल लगाने के साथ ही आशीष को बिहार तथा दूसरे राज्यों से कई किसानों ने काला आलू का डिमांड किया था संपर्क करके, जब उनके पास तकरीबन 200 किलो आलू की डिमांड आई थी, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होने के कारण किसानों को कुछ आलू बीज के तौर पर आशीष देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि किसान आशीष ने अमेरिका से काला आलू का बीज मंगवाया था, जिस पर 1500 रुपये किलो का खर्च आया था। जहाँ इसके बाद आशीष ने तकरीबन 1 कट्ठा जमीन में इसकी खेती की। जहाँ शुरुआती दिनों में इसकी उपज बेहतर थी, लेकिन बीच में मौसम खराब हो जाने के कारण बेहतर उपज नहीं हो पाई थी। जहाँ उम्मीद थी कि 14 किलो बीज से तकरीबन 200 किलो आलू का उत्पादन होगा। दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर की सियासत जारी है। जहां बैठक से पहले नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को नेतृत्वकर्ता बताया गया। पोस्टर और प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दूं कि मंगलवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ पटना में राजद की जन सुनवाई में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब मीडिया ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्वकर्ता और फिर प्रधानमंत्री दावेदार को लेकर के सवाल किया, तो फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी नीतीश कुमार कोई दावेदार नहीं है। मंत्री का कहना है कि अभी भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन चुनाव जीते, यही लक्ष्य है। साथ ही समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि पोस्टर को लेकर के किसके पेट में दर्द हो रहा है, पहले सत्ता ले लेने दीजिए, इसके बाद ना प्रधानमंत्री की बात होगी। पहले सब मिलकर के एकजुट होकर के रहेंगे, तब ना बात होगी। बीजेपी से महागठबंधन को लड़वाया ही जा रहा है। आप लोग महागठबंधन में भी लड़ाई करवाने पर तुले हुए हैं, ये कहना है समीर कुमार महासेठ का, जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के एक अफसर की किडनैपिंग का मामला का खुलासा हुआ है। यह एक चाय वाले ने अपहरण की साजिश रची थी। जी हाँ, चाय वाले ने शिक्षा विभाग के अफसर की अपहरण की साजिश रची थी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अपहरण का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने पूरी घटना का प्रकरण में शामिल डीओ कार्यालय में चाय बनाने वाले और फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी की बोलेरो चलाने वाले चालक कन्हैया ने घटना को अंजाम दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनपुर में बीते 16-17 दिसंबर की रात में करीब 10 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर उदय कुमार उज्ज्वल को अगवा करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामले में सोनपुर अनुमंडल पुलिस अधिकारी नवल किशोर ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में शामिल डीओ कार्यालय में चाय बनाने वाले और फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी की बोलेरो गाड़ी चलाने वाले चालक कन्हैया ने घटना को अंजाम दिया था। घटना के करीब 4 घंटे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी तरह से अपराधियों की चंगुल से भाग निकले थे। जहां अपराधी डॉक्टर उदय कुमार उज्ज्वल के परिवार वालों से 5 करोड़ रुपए फिरौती का दबाव बना रहे थे। दोस्तों, देश की संसद से 141
विपक्षी सांसदों के निलंबन ने बिहार में भी सियासत तेज कर दी है। इसे लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। जहां एक और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सवाल दागे हैं। वहीं भाकपा माले यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई की निंदा की है। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने मंगलवार को कहा है कि विपक्षी सांसदों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। जहां संसद की सुरक्षा उल्लंघन का मामला उठाने पर सांसदों का सामूहिक निलंबन हमारे देश में लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवालिया निशान है। जहां भाजपा के सांसद की सुरक्षा में अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार में लोकतंत्र और फिर संविधान खतरे में है। जहां संसद की सुरक्षा में चूक पर जवाब देने के बजाय विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की जा रही है। भाजपा सरकार देश को तानाशाही रास्ते पर ले जा रही है। भाजपा को लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं है। भाजपा ने लोकसभा के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा के सभापति से सभी सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की है। जहां इधर सोशल मीडिया पर राजद ने ललन सिंह का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वे सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री जो इस सदन के सदस्य भी हैं वे आकर के संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर सरकार का पक्ष रखें। दोस्तों 16 साल उम्र के बिहार के एक लाल ने बड़ा ही कमाल कर दिया है। मात्र 16 साल उम्र के एक बिहार के एक लड़के ने वेस्ट मटेरियल से डेंगू टेस्ट किट बना दिया है। जहाँ डेंगू टेस्ट डिवाइस बना दिए हैं और वो भी बिल्कुल सेकंडों में इसका रिजल्ट दे रहा है। जी हाँ, वो भी मात्र 16 साल के लड़के ने। आप सोच सकते हैं कि बिहार की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रतिभा मेहनत की धनी होती है। आप जितना मेहनत करेंगे प्रतिभा उतनी निखरेगी। इस कहावत को पटना के रहने वाले छात्र प्रणब कुमार सुमन ने चरितार्थ कर दिया है। जहाँ प्रणब सुमन 16 साल की उम्र में से ही कई कारणों से लोगों को चौंका चुके हैं। जहाँ इस बार प्रणब सुमन ने डेंगू टेस्ट किट के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंगू केयर डिवाइस तैयार किया है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के छात्र प्रणब सुमन 10वीं में पढ़ते हैं और फिर इस बार उनका बोर्ड का एग्जाम है। इसी बीच उन्होंने डेंगू टेस्ट किट के लिए AI डेंगू केयर डिवाइस बनाया है। जहाँ इस डिवाइस को घरेलू सामानों से तैयार किया गया है। इसकी लागत 100 रुपये बताई जा रही है। प्रणब सुमन ने एक चैनल से बातचीत करने के दौरान बताया है कि हर साल डेंगू की चपेट में कई लोग आते हैं, जहाँ कई लोग जान गंवा देते हैं। प्रणब ने बताया है कि हमने इस चीज को अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है कि लोगों को बुखार सर्दी खांसी होती है तो कई लोग टेस्ट करवा लेते हैं, पर कई पैसे के अभाव में टेस्ट भी नहीं करवा पाते हैं, बल्कि मेडिकल से दवा लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। जब मामला बिगड़ जाता है तो फिर उस स्टेज में ही ट्रीटमेंट के बावजूद भी जान गंवा देनी पड़ती है। इस स्थिति को हम दूर करने के लिए कम लागत में AI डेंगू केयर डिवाइस बनाया है। इसे लोग खरीद करके अपने घर में भी चेक कर सकते हैं कि उसको डेंगू है या नहीं। इसको हमने सैंपल घरेलू सामान से तैयार किया है। बोतल का ढक्कन, रबर डिब्बे को पिघला करके इसका स्क्रीन, तमाम घरेलू सामानों से AI डेंगू डिवाइस को तैयार किया है। डिवाइस चार्जेबल है। एक बार चार्ज करने के बाद 1 दिन से 2 दिन तक का बैकअप देता है। जहाँ इससे कई लोगों का चेकअप किया जा सकता है। दोस्तों बिहार में कॉलेज की वेबसाइट हैक करके उसमें देश विरोधी नारे अपलोड किए गए हैं और यही नहीं, धमकी भरे मैसेज भी दिए गए हैं, लिखे गए उसमें। जो आपको बता दूं कि साइबर स्पेस में मौजूद हैकरों ने बिहार की एक सरकारी कॉलेज की वेबसाइट को हैक करके उस पर देश विरोधी पोस्ट डालनी शुरू कर दी। जहां शहर के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने कॉलेजों में से एक हाजीपुर के देवचंद कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट को हैकरों ने हैक कर लिया। जब कॉलेज की वेबसाइट हैक करने के बाद हैकरों ने कॉलेज की जानकारी वाली जगहों पर देश विरोधी नारे और फिर पोस्ट अपलोड कर दी। कॉलेज की वेबसाइट खोलने पर कॉलेज और फिर छात्रों को जानकारी की बजाय देश विरोधी नारे और फोटो दिखे। जब वेबसाइट पर हैकरों के धमकी भरे मैसेज भी दिख रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने हैकरों की इस कारस्तानी के खिलाफ साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है कि 2 दिन पहले कॉलेज की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। जब कॉलेज प्रशासन ने इस संबंध में हाजीपुर साइबर पुलिस के समक्ष लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। वेबसाइट पर कॉलेज और करीब 3000 से ज़्यादा छात्रों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जब कॉलेज प्रबंधन उन जानकारियों को लेकर भी चिंतित है। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस से वेबसाइट को ठीक करने में साइबर एक्सपर्ट की मदद मांगी है। दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन
विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पर स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे क्लर्क तथा स्पेशल सर्वे अमीन के पदों पर नियोजन के लिए मंगलवार को परिणाम जारी कर दिया गया। जब मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का परिणाम वेबसाइट bsabboard.bihar.gov.in पर अपलोड किया गया है। BSAB के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में होने वाले इंटरमीडिएट और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। जब मिली जानकारी के अनुसार इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि परीक्षा केंद्र पर शौचालय, बेंच, डेस्क, रोशनी की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जब बताया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 1 फरवरी से 12 फरवरी तक 2 पाली में आयोजित की जाएगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 2 पालियों में ली जाएगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर नकेल कसने का हुनर लालू जी के पास है। आपको बता दूं कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में आकर के इस पर सरकार का पक्ष रखने की मांग की जा रही है। जहां मंगलवार को भी जमकर के हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 95 सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्ष के कुल 95 सदस्य हैं और अब तक 45 सस्पेंड हो गए हैं। इसको लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को घेरा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माफी वीर के औलादों के हाथों देश का लोकतंत्र लुट जाएगा, आज नहीं तो कल होगा तेरी तानाशाही का अंत होगा। ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया जहां लालू प्रसाद यादव के बीते दिनों को याद करते हुए लिखा है कि बीजेपी सरकार पर नकेल कसने का कारगर कौशल, हुनर लालू जी के पास ही है। आगे लिखा है कि आज संसद को और जन संघर्ष की बदौलत लोकतंत्र की रखवाली की मुहिम को लालू जी की ही कमी रह गई है। अगर लालू जी वहीं पर होते और स्वास्थ्य संबंधित पाबंदियों से बंधे नहीं होते तो फिर लोकतंत्र का गला घोटने वाली बीजेपी की फांसीवादी सत्ता को उसकी असली औकात का अभ्यास करा देते। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि संसद से सड़क तक का अभूतपूर्व जोरदार विरोध प्रदर्शन होता है जब लालू जी जनता के बीच अवश्य ही जाती हैं और फिर अपार जन समर्थन के साथ देश की सत्ता पर काबिज निरंकुश जमात को उखाड़ फेंकने के संकल्प को अमली जमा पहनाकर ही दम लेते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर है कि देश में 60% आधार कार्ड लॉक हो सकते हैं। आप चेक करें कि कहीं आपका भी तो नाम नहीं है इसमें शामिल। आपको बता दूं कि देश के 60% आधार कार्ड लॉक हो सकते हैं, फिर कहीं पर भी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन आधार कार्डों में आप भी तो नहीं शामिल है, आप जरूर चेक करें, आपको लापरवाही का खामियाजा नहीं तो भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि मौजूदा समय में देश में बैंक खाता खोलने से लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक में आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए समय रहते आप सचेत हो जाएं और फिर आधार संबंधित औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा कर लें। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के अनुसार जिसके आधार कार्ड पुराने हैं और फिर वे अभी तक एक बार भी आधार सेवा केंद्र में आधार संशोधन के लिए नहीं गए तो फिर तुरंत आधार सेवा केंद्र पहुंच करके KYC करा लें, क्योंकि पहले कभी भी आप आधार संशोधन के केंद्र गए होंगे तो उस समय KYC जरूर हुआ होगा। NCR के सबसे बड़े आधार सेवा केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी निशु शुक्ला बताते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या भी खूब है कि जिनका आधार कार्ड बनने के बाद पता, मोबाइल नंबर या फिर अन्य किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जब ऐसे आधार कार्ड धारकों का KYC नहीं होने पर आधार कार्ड लॉक कर दिया जाएगा। आधार केंद्रों के अनुसार करीब 60% अभी भी ऐसे आधार हैं जिनका KYC अभी भी नहीं हुआ है। जब इसमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के हैं जहां अगर इन लोगों ने समय रहते KYC नहीं कराया तो फिर आधार लॉक कर दिया जाएगा। शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र होने या फिर अन्य किसी वजह से एक बार भी आधार में संशोधन करा चुके हैं, नहीं कराएं तो फिर करा लें। 8 से 10 साल पुराने आधार कार्ड में KYC की ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति विदेश चला गया तो फिर वे जब भी लौटेगा तो फिर उसे पहले KYC कराना होगा। इसके बाद भी कहीं पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस दौरान किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका आधार इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा। इसलिए UIDAI का इस संबंध में कोई भी नियम नहीं है।
दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य अगले 5 साल में अपने सड़क बुनियादी ढांचे को अमेरिका के बराबर करने का है। उन्होंने कहा है कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए काम कर रही है। नितिन गडकरी ने बताया है कि पिछले 9 साल में उनके मंत्रालय ने 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आवंटित की है और मौजूदा नीतियों को बेहतर करके अनुबंध मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। मंत्री ने कहा है कि किसी भी ठेकेदार को अनुबंध की मंजूरी के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामों और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और फिर तेजी से निर्णय लेते हैं। हम मंत्रालय ठेकेदारों और फिर बैंकरों को एक परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास 7 विश्व रिकॉर्ड है। ये मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि 5 साल बाद हमारा सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे का भविष्योन्मुखी विकास देश की जरूरत है। भारत को घरेलू और फिर विदेशी दोनों स्रोतों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूती बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इससे गरीबी दूर होगी और फिर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा है कि कोई कितनी भी उनकी बेइज्जती कर ले, उसे वे खून के घूंट पी करके सहन कर लेते हैं, लेकिन वे कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए। जब संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर के विपक्ष सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्रवाई कई दफे बाधित होने के बाद 11:45 पर फिर से आरंभ हुई। तो फिर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार विपक्ष की मांग दोहराई है। जी हाँ, पर सभापति धनखड़ ने संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से अशोभनीय आचरण किए जाने की घटना की ओर इशारा करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्हें कितनी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा है कि आपकी चुप्पी मेरी कानों में गूंज रही है। जब खड़गे जी, चुप्पी मेरी कानों में गूंज रही है। जब वे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी करके आनंद लेता है, हरकतें करता है, ये संस्कार है क्या आपके? दोस्तों, आज के समय में स्मार्टफोन हमारी डेली लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन से हमारा बहुत से काम घर बैठे आसानी से हो जाते हैं। आपको बता दूं कि लोग स्मार्टफोन में नेट बैंकिंग और फिर अन्य कई पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में हमारी बैंकिंग डिटेल्स भी स्मार्टफोन में मौजूद रहती है। जब पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम की घटना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ क्रिमिनल्स और फिर हैकर्स कई तरीकों से लोगों के स्मार्टफोन में सेंध लगा करके बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं और फिर अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। जहाँ इंटरनेट और फिर स्मार्टफोन के जरिए हमारी जासूसी की जा सकती है। जहाँ जासूसी के कई मामले देखने को मिले हैं, जहाँ कई मामलों में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों की जासूसी की जा चुकी है। आपको बता दूं कि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स मेलवेयर के जरिए यूजर्स के स्मार्टफोन में सेंध लगा लेते हैं। जहाँ इसके बाद वे उस वायरस के जरिए यूजर्स के पर्सनल डेटा और फिर बैंकिंग क्रेडेंशियल चोरी कर लेते हैं। जब ये वायरस यूजर्स के फ़ोन में इंटर करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लॉगिंग एक्सेसिबिलिटी सर्विस और फिर दूसरी डिटेल्स चुरा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए जासूसी कैसे होती है। आपको बता दूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्मार्टफोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कई तरह से होती है। यह स्क्रीन को आवाज़ के साथ या फिर बिना आवाज़ या और टच या फिर टैप के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कहाँ टैप कर रहे हैं, हैकर इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए हैकर्स आपके पासवर्ड और क्रेडेंशियल की जानकारी चुरा सकता है। जैसे साथ ही वे आपके स्मार्टफोन में मौजूद आपकी पर्सनल फोटोज से लेकर के किसी से हुई पर्सनल चैट तक हैकिंग के जरिए रिकॉर्ड की जा सकती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें आपका मोबाइल हैक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास आपके सभी क्रेडेंशियल होंगे और फिर वे जब चाहे तब आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने सियासी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी की पकड़
मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जब वहीं मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार की नाकामियां गिनाते हुए निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2014-15 में नीतीश कुमार और 2022-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क हम नहीं बता रहे हैं, बिहार की जनता बता रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मदद करने का भी जिक्र किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014-15 में की थी, उस नीतीश कुमार के बारे में बिहार में सोच थी कि 2005 के बाद इस इंसान को बदलने की कुछ कोशिश की है। इसीलिए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 206 सीटें जिताया था। आज नीतीश कुमार को उसी बिहार की जनता ने सिर्फ 43 सीट जिताया है। क्या आखिर क्यों? क्योंकि उनका काम खराब हो गया है। जिस नीतीश कुमार की मदद की थी वे वही इंसान थे जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे। रेल की एक दुर्घटना हो गई, गैसेल दुर्घटना, गैसेल में, आसाम में। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इसीलिए मुझे इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, यह कहना है नीतीश कुमार का। जहाँ आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है वे नीतीश कुमार वे है जो कोरोना में हजारों लोगों की जान चली गई। लाखों बच्चे सड़कों पर मारे फिर रहे थे। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले। शराब पीने से लोगों की जान गई तो फिर जेब में हाथ डाल करके हंसते हैं और कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इसीलिए जनता नीतीश कुमार से नाराज हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख में अगले 14 जनवरी तक अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो फिर ये पक्का हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव 2019 से बिल्कुल भी अलग होगा। जब कोई बदलाव नहीं आया तो 2024 के चुनाव में इंडी अलायंस की ओर से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जब दिल्ली में इंडी अलायंस की चौथी बैठक में भी नीतीश कुमार की सीटों के बंटवारे के अलावा किसी बात को तवज्जो नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार आगे की तैयारी में लग चुके हैं। अभी एक सीट पर नाम फाइनल हो गया है, जब सिर्फ पार्टी की औपचारिक घोषणा बाकी है। ये सीट है सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों सीता की धरती पर गए तो फिर सीतामढ़ी के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू उनके साथ नजर आए, लेकिन ये साथ अब नहीं रहेगा। जब पिंटू पहले भी भाजपाई रहे हैं और फिर आगे भी वे भाजपाई हो जाएंगे। इसमें भी अब सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार है। सुनील कुमार पिंटू ने अब दिल्ली में हुए विपक्षी एकता की बैठक को बेनतीजा बताया है। इसके पहले 5 राज्यों में से 3 में भाजपा की भारी जीत के बाद उन्होंने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। जनता ने मोदी के नाम पर गारंटी दी है। उस बयान के बाद जेडीयू नेताओं ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी। अब इंडी अलायंस की बैठक को बेनतीजा कहने पर उतना हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अपेक्षा से उलट नीतीश कुमार को कोई भूमिका नहीं दिए जाने से जदयू में व्यापक पैमाने पर नाराजगी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।